आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, जो कि एसएससी के लिए पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट होगी। इससे बाहर एसएससी के अंदर किसी भी तरह की कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पॉलिटिक्स से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पॉलिटिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे, जिसके फलस्वरूप हम पॉलिटिक्स को आसानी से पढ़ सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जैसे संविधान। संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होती है? संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी। बेसिकली ये होता क्या है? संविधान क्या है? संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। मतलब कुछ ऐसी, जैसे मान लो पुस्तक मान लो, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे नियम लिखे हुए हैं जिसका पालन करना है और जिसके दौरान किसी भी देश का शासन प्रशासन चलेगा, तो वो संविधान है। राज्य व्यवस्था क्या होती है? यानी उसी संविधान को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था कहलाती है। जैसे मान लो कि इस पुस्तक के अंदर कुछ ऐसे नियम लिख दिया गया है और उसी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जो मतलब योजनाएं चलाई जाती है या जो प्रशासन के द्वारा काम किया जाता है, वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। तो एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आर्टिकल 17 है, वो ये कहता है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, यानी दंडनीय अपराध होगी। तो मतलब ये क्या है? ये एक नियम हो गया, यानी ये संविधान है। अब इसी को व्यवहार में लाना वो राज्य व्यवस्था कहलाता है। व्यवहार में लाना मतलब पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि अस्पृश्यता क्या है, विधि क्या है, दंड क्या है। इसे बताने के लिए संसद क्या करती है? मतलब अधिनियम निकालती है। जैसे ये अधिनियम निकाला, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, जो कि 1955 में निकला था। फिर इसका नाम चेंज कर दिया, इसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। इसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि अस्पृश्यता क्या है, विधि क्या है, दंड क्या है, इसका उल्लंघन करने पर किस तरह दंड का प्रावधान होगा। फिर इसको व्यवहार में कैसे लाया गया? जैसे मैंने बता दिया कि संविधान क्या होता है। जैसे संविधान ये नियम मान लो आप कि भाई अस्पृश्य विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, ये संविधान है। व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था कहलाती है। जैसे संसद जो है अधिनियम बनाती है, न्यायालय उस पर निर्णय देता है। न्यायालय निर्णय दे दिया, जैसे अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, इस पर इन्होंने निर्णय दिया, तो निर्णय देने के बाद जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती है वो उस निर्णय को लागू करती है। तो अब हम बात करते हैं संस्थाएं कौन सी कैसी कैसी होती है। संस्थाएं 3 प्रकार की होती है: संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक क्या होती है? यानी कि ऐसी बॉडीज या ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनका वर्णन संविधान में होता है। जैसे कि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो गया। तो ये क्या है? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। असंवैधानिक संस्थाएं यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या कहलाती है? यानी कि संस्थाएं संविधान का उल्लंघन करती है, या जैसे आतंकवादी संस्थाएं हो गई, नक्सलवादी संस्थाएं हो गई, गैर कानूनी संस्थाएं हो गई। तो ये सारी क्या है? असंवैधानिक संस्थाएं हैं। तीसरी आती है गैर संवैधानिक संस्थाएं, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी कि ये इनमें ऐसी संस्थाएं आती है जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, यानी संविधान में इनका कहीं पे भी वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान को लागू करने में सहायता करती है। तो ये गैर संवैधानिक संस्थाएं आती है। जो ये गैर संवैधानिक संस्थाएं, उनका गठन कैसे होता है? 2 तरह से। एक तो जैसे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता से बनाता है, जैसे कार्यकारिणी संस्थाएं एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहलाती है, जैसे कि नीति आयोग हो गया। और दूसरी तरीके से संसद के द्वारा पारित करके संविधिक संस्था, यानी कि विधिक संस्था, कानूनी संस्था, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, ये। अब हम बात करते हैं कि संविधान और इसका महत्व क्या है। संविधान हो गया, उसका महत्व, उसका वर्गीकरण किस आधार पर हुआ। संविधान किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांतों या नीतियों का संकलन, यानी इस पुस्तक के अंदर सारे नियम लिखे गए हैं जिसके दौरान किसी देश का शासन प्रशासन तय होता है या चलता है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। अब जिस देश ने संविधान को अपनाया तो उस संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी और उस देश में संविधान जो है देश की सर्वोच्च विधि होगी। ठीक है। अब बात करते हैं संविधान का महत्व है। तो संविधान का महत्व कैसे है कि यानी कि वो संविधान जो उन्होंने चुना है किसी भी तरह का, तो वो संविधान जो है वो उस देश में किस तरह से कार्य करेगा, तो उस तरह उसे वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो संविधान का महत्व क्या है? पहला महत्व है कि संविधान जो होता है वो देश की शासन प्रणाली को तय करता है। शासन प्रणाली का मतलब है कि उस देश में राजतंत्र होगा, लोकतंत्र होगा, तो वो संविधान तय करेगा। अगर उस संविधान में जैसे वर्णन किया होगा देश में लोकतंत्र होगा तो वो लोकतंत्र अपनाएंगे, अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र अपनाएंगे। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, राजतंत्र यानी मोनोक्रेसी।
ठीक है। दूसरा, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। राज्य व्यवस्था को तय करने का मतलब क्या है? यानी राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है कि उस संविधान जो उस देश ने बनाया उसमें राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। एकात्मक होगी। एकात्मक का मतलब यूनिटरी, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण। जितनी भी शक्तियाँ होगी, जैसे केंद्र और राज्य के मध्य संबंध हो गया, नागरिकता को हो गया, किसी भी तरह का प्रावधान हो, वो सारा का सारा एक ही सरकार के पास हो गए, तो एकात्मकता होती है। संघात्मक का मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, यानी केंद्र और राज्य में शक्तियाँ बटी होगी। अर्धसंघात्मक का मतलब क्या होता है? यानी क्यूसी फेडरल, यानी जो एकात्मक और संघात्मक इन दोनों के गुण जिसमें पाए जाएंगे वो अर्धसंघात्मक कहलाता है, जिसमें एकात्मक और संघात्मक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे भारत भारत का जो संविधान है वो अर्धसंघात्मक है। तीसरी चीज कि संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताती है। देश की सरकार का स्वरूप से मतलब क्या है कि जो देश है उसमें जो सरकार है वो सरकार कैसी होगी? सरकार संसदात्मक होगी, अध्यक्षात्मक होगी या अर्ध अध्यक्षात्मक होगी। संसदात्मक प्रणाली का मतलब क्या होता है? यानी कि ये लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से जुड़ी होती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे कि भारत भारत में संसदात्मक प्रणाली है। दूसरी अध्यक्षात्मक प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या होती है? यानी कि ये राष्ट्रपति प्रणाली है जिसमें गणतंत्र की एक ऐसी शासन प्रणाली है, इसमें राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जैसे अमेरिका अमेरिका में जो सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रमुख होता है वो एक ही व्यक्ति होता है। तीसरी आती है अर्ध अध्यक्षात्मक, यानी कि शासन की वह प्रणाली या वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में बटी होती है। जैसे कि फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इस तरह से। अगला, संविधान जो है वो सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करती है। यानी सरकार के अंग कौन कौन से? जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, ये देश के संविधान के संगत विधि का निर्माण करती है। कार्यपालिका विधियों का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका जो है जुडिशरी, ये न्याय प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं संविधान के वर्गीकरण का। संविधान का वर्गीकरण कैसे? उद्गम उत्पत्ति के आधार पर संविधान कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कि वो संविधान या तो निर्मित होगा या विकसित होगा। ये जैसे भारत का संविधान जो है निर्मित है। निर्मित का मतलब है किसी संविधान सभा ने संविधान का सही तरीके से निर्माण किया, यानी निर्मित है संविधान। दूसरा, संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर संविधान में निहित मूल्य के आधार पर दो प्रकार से, लोकतंत्रात्मक संविधान और राजतंत्रात्मक संविधान। तो भारत के पास कौन सा संविधान है? लोकतंत्रात्मक संविधान है। तीसरा, संकलन की प्रकृति के आधार पर, यानी कि किस तरह से किस संविधान को संकलन के आधार पर किस तरह से है, वो है लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो भारत के पास लिखित संविधान है। अगला आता है संशोधन की प्रकृति के आधार पर कि संविधान में संशोधन किस तरह से किया जा सकता है। तो इसके दो प्रकार है, या तो कठोर संविधान होगा या फिर लचीला संविधान होगा। ठीक है, तो भारत के पास इसका मिला जुला रूप है कि भारत के संविधान में जो संशोधन होता है तो वो कठोर और लचीला मिला जुला रूप है, यानी कि उसमें कुछ कुछ प्रावधानों पर कठोर संशोधन होता है तो कुछ पर लचीला संशोधन होता है। दूसरा आता है कि संघ की प्रकृति। संघ के आधार पर क्या है कि संविधान जो है दो प्रकार से होता है, एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। ठीक है, तो भारत के पास इसका मिला जुला रूप है, अर्ध संघात्मक संविधान है भारत का। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। लिखित संविधान जो होता है, तो जिस देश में ऐसा कहा गया जैसे मान लो उसका लिखित संविधान है तो उसमें लिखित अंश यानी कि लिखित भाग जो होगा वो ज़्यादा होगा और अलिखित भाग कम होगा। उसी तरह अलिखित संविधान के अंदर क्या होता है कि लिखित भाग तो कम होता है लेकिन अलिखित भाग ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर संविधान लिखित है तो वो संविधान निर्मित होगा, जबकि अलिखित संविधान क्या होता है? विकसित होता है। लिखित संविधान में संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करती है, लेकिन अलिखित के अंदर संविधान सभा नहीं होती है। लिखित संविधान जो होता है वो निर्मित होने और लागू होने की तारीख होती है, यानी डेट ऑफ इनएक्टमेंट होती है, जबकि अलिखित के अंदर इस प्रकार की कोई तारीख नहीं होती है, डेट ऑफ इनएक्टमेंट नहीं होती है। अगर संविधान लिखित है तो उसमें राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं, जैसे एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक। वहीं अलिखित के अंदर क्या होता है कि राज्य व्यवस्था की एक ही प्रकृति होती है, वो होती है एकात्मक की। अगला, लिखित संविधान में न्यायपालिका की शक्तियाँ जो होती है वो विधायिका और कार्यपालिका की तुलनात्मक रूप से ज़्यादा व्यापक होती है। यानी कि लिखित संविधान में जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका से थोड़ी सी अधिक शक्तिशाली है। वहीं अलिखित संविधान के अंदर क्या है कि न्यायपालिका को सीमित शक्तियाँ दी गई है और विधायिका को अधिक शक्तियाँ मिली है। संविधान में संशोधन जो होता है वो लिखित संविधान के अंदर के तीनों विकल्प पाए जाते हैं, कठोर, लचीला और मिला जुला। जबकि अलिखित संविधान में संशोधन जो होता है वो सरल लचीला संविधान होता है, यानी उसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है।
लिखित संविधान के उदाहरण कौन-कौन से? जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका सबसे पहला लिखित संविधान लिखने वाला देश है। उसी तरह अन्य लिखित संविधान के कौन-कौन से उदाहरण हैं? श्रीलंका हो गया जिसका सबसे लचीला लिखित संविधान है, जैसे भारत हो गया सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें कठोर और लचीला दोनों तरह की व्यवस्था है, यानी अगला जापान, यानी एशिया में लिखित संविधान बनाने वाला पहला देश कौन-सा है? जापान है। वहीं अगर अलिखित की बात करते हैं तो जैसे ब्रिटेन हो गया। ब्रिटेन को जब 15 जून 1215 के अंदर जो मैग्ना कार्टा दिया गया था, तो उस समय कुछ ऐसे अधिकार थे जो ऑफिशियली वहाँ की जनता को दिए गए थे। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें लिखित अंश बहुत ही कम है। जब ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने धीरे-धीरे उनको लिख लिया। बाकी उनका जो संविधान है मोस्ट ऑफ अलिखित ही है। दूसरा अलिखित संविधान का उदाहरण कौन-कौन से? जैसे सऊदी अरब हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, इज़राइल हो गया, इसी प्रकार। अगला हम बात करते हैं कि जो संविधान होता है उसमें जैसे हमने बताया कि एकात्मक संविधान होता है, संघात्मक संविधान है, तो ये होता क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसके बाद में भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती है नहीं पाई जाती है, तो उनको हम डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एकात्मक और संघात्मक संविधान होते क्या हैं। यहाँ हम भारत को लेकर डिस्कस नहीं कर रहे, यानी कि ओवरऑल विश्व में जो संविधान है उन सबको लेकर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, जो अन्य देशों के संविधान से अलग होती है, या किसी में अंदर प्रावधान कैसे होते हैं। जैसे कोई देश एकात्मक सरकार बनाता है, कोई देश संघात्मक सरकार बनाता है, तो इस तरह से। जैसे हम बात करते हैं एकात्मक सरकार क्या होती है, जिसे यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। एकात्मक सरकार जो होती है, जो एकात्मक संविधान होता है, उस जिस देश ने एकात्मक संविधान को अपनाया है तो उस देश में एकात्मक सरकार बनेगी। तो एकात्मक सरकार के गुण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एकात्मक सरकार की। एकात्मक सरकार मतलब एक राज्य एक सरकार। एक राज्य एक सरकार होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की द्विसदनात्मक, दोनों सदन जो होते हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा, वो एकात्मक सरकार के अंतर्गत नहीं पाया जाता, पहली चीज़। दूसरा, एक राज्य एक सरकार है, तो सभी शक्तियाँ, जितनी भी शक्तियाँ होती है वह उसी एक सरकार के पास रहती है। ठीक है, जैसे केंद्र और राज्य में से कोई किसी भी प्रकार का शक्ति का विभाजन नहीं पाया जाता, सारी की सारी शक्तियाँ उसी एक ही केंद्र सरकार के पास रहती है। अगला क्या है? जैसे नीति निर्माण, यानी नीति निर्माण मतलब कानून निर्माण हो गया, कोई भी विधि का निर्माण हो गया, या उनका क्रियान्वयन यानी कि लागू उन विधियों को लागू करना, तो ये सारे काम उसी एक ही सरकार के पास रहते हैं। केंद्र और राज्य को मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता। इसके उदाहरण क्या है? जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। ठीक है, एकात्मक सरकार यानी कि एकात्मक संविधान के अंतर्गत एकात्मक सरकार बनती है, और एकात्मक सरकार के अंदर संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस प्रकार की सरकार के अंतर्गत संविधान का लिखित होना अनिवार्य नहीं है, तो वह एकात्मक सरकार के अंतर्गत। अब इस एकात्मक सरकार की क्या क्या विशेषता? पहली विशेषता, निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग। ऐसी जो सरकार होती है वो निर्णय लेने में तीव्रता रखती है, यानी निर्णय एकदम से ले लेती है, किसी भी तरह अन्य से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, एक सरकार जो होती है वो पूरे देश के लिए एक समान नीति या कानून बनाती है। आपातकाल के लिए बेहतर सरकार है, कम खर्चीली सरकार है, और केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद न्यूनतम होता है। एकल नागरिकता, एकता की भावना आती है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में छोटे देशों में ये सरकार सफल है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटे देशों में ये सरकार सफल है। अब इस सरकार की कमियां क्या क्या है? पहला, एक सरकार जो होती है यानी कि ये ज़्यादा व्यापक नहीं होती, यानी इसका फैलाव ज़्यादा नहीं होता, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, और बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में यह सरकार सफल नहीं है, और इस तरह की सरकार में निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। दूसरा आता है कि संघात्मक सरकार क्या होती है। अब जो संघात्मक संविधान होता है वो संघात्मक सरकार बनाएगी। अब संघात्मक सरकार के गुण कौन कौन से? पहला ही गुण है कि उसमें द्वैत सरकार पाई, यानी डुअल गवर्नमेंट पाई जाती है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब एक सरकार केंद्र में होगी और एक सरकार सरकारें जो होती है वो प्रांतों में अंतर्गत होती है, और दोनों ही एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व के अंदर जुड़ी होती है, यानी कि केंद्र के बिना राज्य अधूरा है, राज्य के बिना केंद्र अधूरा है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में होती है। अगला पॉइंट क्या है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है। ठीक है। तीसरा, संविधान का लिखित होना चाहिए, और संविधान जो हो वो कठोर संविधान होना चाहिए। प्रत्येक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार होता है, संविधान का सर्वोच्च होगा,
संविधान जो होगा वो संघात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च होगा। द्विसदनात्मक व्यवस्था पिकअप होती है, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा जैसी व्यवस्था पाई जाती है। बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में ये उचित सरकार है। अभी सरकार के लाभ कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला, बड़े देशों में कारगर है, ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में ये कारगर है, यानी ज़्यादा व्यापक सरकार है, अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। क्षेत्रीय सरकारें जो होती है वो क्षेत्र के अनुसार नीति और कानून या विधि का निर्माण करती है और सरकार के निरंकुश होने की संभावना कम होती है। अब संघात्मक सरकार है उसकी कुछ कमियां हैं, जैसे कमियां यानी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में बहुत देर लगती है, विलम्ब लगता है। दोहरी नागरिकता, एकता की भावना में कमी आती है, यानी कि संघात्मक सरकार के जो एक पॉइंट है वो है दोहरी नागरिकता। ठीक है। और लेकिन भारत ने संघात्मक और एकात्मक होने के बावजूद भी एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। संघात्मक सरकार जो होती है आपातकाल में समस्या से निपटने में दिक्कत आती है, यानी आपातकाल के समय में किसी की तरह की कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने में थोड़ा समय लग जाता है या उसमें दिक्कत आती है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद ज़्यादा होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ता है कि जो संघात्मक सरकार होती है उसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो है किसी भी तरह का मुद्दा आ गया या कोई भी ऐसा फील्ड हो गया जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों हस्तक्षेप करती है तो उसमें विवाद ज़्यादा होते लगते हैं। न्यायपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, पूरे देश में एक समान नीति कानून लागू नहीं होते, कभी कभी नीति एवं कानून का दोहरा हो जाता है और विदेशी नीतियों को लागू करने में विलम्ब होता है और यह अत्यधिक खर्चीली सरकार है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे भारत के बारे में। तो भारत का संविधान कैसा है कि भारत का संविधान आप देखोगे कि एकात्मक है यानी कि यूनिटरी है, या संघात्मक है यानी फेडरल है, या फिर अर्ध संघात्मक किसी फेडरल है। यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो क्वेश्चन जैसे मेंस के दौरान पूछे जाते हैं, जैसे कि वास्तविक संघ के मूलभूत तत्व क्या है, भारतीय संघ के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए, इस तरह से। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना, वैसे ये मेंस के लिए है, हमें बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए पढ़ना है। तो भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है तो वो हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो एकात्मक संघात्मक और अर्धसंघात्मक होते हैं उससे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मान लो परिसंघ क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को जब ये आज़ाद हुआ था तब इसके 13 राज्य मिलकर परिसंघ बनाया था परिसंघ, लेकिन ये चल नहीं पाया था। यानी कि उसमें केंद्र और जो राज्य थे यानी कि उनके बीच समझौता होकर एक संघ को बनाया गया था, लेकिन ये संघ नहीं चला था, इस कारण इस संघ को ख़त्म किया गया। फिर परिसंघ को ख़त्म किया गया, फिर संघ का निर्माण किया गया। अब संघ क्या होता है? संघ का निर्माण जो है चलो दो तरह से होता है, एक फेडरल और एक यूनियन, दोनों को ही हिंदी में संघ कहते हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? पहले हम बात करते हैं जैसे संघ है, संघ को इंग्लिश में फेडरेशन भी कहते हैं, संघ को इंग्लिश में यूनियन भी कहते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये मान लो कि जो फेडरेशन होता है ये किसी तरह का समझौते का परिणाम होता है। समझौते का मतलब इसमें केंद्र और राज्य के मध्य समझौता होगा तब जाके संघ का निर्माण होगा। लेकिन यूनियन के अंदर क्या होता है कि जैसे संघ और राज्य होते हैं उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होता है, जिसके दौरान क्या होता है कि वो एक दूसरे से ना तो अलग हो ही नहीं सकते, तो वो यूनियन होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है संघ और फेडरेशन और यूनियन में, कि फेडरेशन जो है ये समझौते का परिणाम है और यूनियन के बीच में किसी भी तरह का समझौता नहीं पाया जाता। अब फेडरेशन के अंतर्गत दो तरह के मॉडल होते हैं, पहला अमेरिका मॉडल, दूसरा कनाडा मॉडल। अमेरिका मॉडल का मतलब क्या है कि जो अमेरिका के जो प्रांतीय सरकारें हैं, इस प्रांतीय सरकारों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को दी है और केंद्र सरकार ने निर्माण किया। जबकि कनाडा का मॉडल क्या कहता है कि जो केंद्र है उसने केंद्र ने थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ प्रांतीय सरकारों को बांटी है। तो इसी तरह यह मॉडल जो है संघ का, जो यूनियन का है, तो भारत ने कनाडा के मॉडल को अपनाया। ठीक है। भारत का जो संविधान है कैसा संघीय संविधान है। अब संघीय संविधान होने का कारण क्या है? पहले कारण ये है कि इस भारत की क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और विविधता बहुत ज़्यादा है। दूसरा चीज़ कि संघीय प्रणाली से निकटता होना। निकटता होने का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिशर्स जो थे जब ये राज कर रहे थे तो उन्होंने जिस तरह की प्रणाली अपनाई थी तो वो एक संघीय प्रणाली ही थी, इसलिए हमारी उस प्रणाली से निकटता होने के कारण हमने संघीय प्रणाली को अपनाया। अब भारत का संविधान कैसा है कि भारत का संविधान संघीय संविधान है जो एक मजबूत संघ की व्यवस्था करता है, संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षणों वाला संविधान है। यानी कि भारत का जो संविधान है संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षणों वाला संविधान है और ये परिस्थिति के अनुसार अपना स्वरूप बदलता रहता है। अब कुछ ऐसा पॉइंट है जैसे कि कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपने तर्क दिए है कि भारत का संविधान कैसा है। ये जो है ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है, तो वह है प्रोफेसर KC वियर ने।
प्रोफेसर केसीवीर ने ये कहा था कि भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। जी ऑस्टिन ने यह कहा था कि भारत का संविधान सहकारी संघवाद है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। सर आइवर ने कहा था कि भारत का संविधान केंद्रीकरण के साथ संघ है। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। अब हम भारत को लेकर संविधान की सारी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। पहला कि भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण क्या है। संघात्मक लक्षण, पहला लक्षण ये है कि द्वंद्व सरकार, डुअल गवर्नमेंट का होना, यानी कि हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत या भारत में एक केंद्र सरकार है, फिर उसके नीचे राज्य सरकार है। तो द्वैध सरकार का ये जो गुण है किस में पाया जाता है, ये संघात्मक संविधान में पाया जाता है। तो यानी कि भारत के पास संघात्मक संविधान है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को बंटवारा है, ये भी संघात्मक का गुण है। तो जैसे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो विषय है, केंद्र सरकार कानून बनाती है, वर्तमान में इसके 100 विषय है और मूल संविधान में 97 विषय थे। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, वर्तमान के अंदर 61 विषय हैं और जबकि मूल संविधान में 66 विषय थे। समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती है, मतलब इसके अंदर जो जो विषय रखे गए हैं उसके केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाती है। वर्तमान में 52 विषय हैं जबकि मूल संविधान में 47 थे। अब यहाँ 5 विषय जोड़े गए, यहाँ से 5 विषय हटाए गए और समवर्ती में 5 विषय जोड़े गए। तो वो विषय कौन कौन से थे, तो उनका हम जब शेड्यूल्स का अध्ययन करेंगे, यानी अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, तब उसमें पूर्णतः वर्णन किया जाएगा। अगला आता है कि भारत का संघात्मक लक्षण क्या है। देखो, भारत के पास लिखित संविधान है, यानी लिखित संविधान होना किसका गुण है, संघात्मक सरकार का। कठोर एवं लचीला संविधान है, यानी संघीय व्यवस्था के प्रावधानों में संशोधन कठोरता से होता है, यानी कि जो संविधान में संशोधन होता है तो दोनों विकल्प पाए गए, कठोर और लचीला। ठीक है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, मैंने बताया था कि स्वतंत्र यानी कि एक निष्पक्ष न्यायपालिका किसका प्रतीक है, संघात्मक संविधान का। संविधान की सर्वोच्च है और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण का वर्णन करता है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण यानी एकात्मक गुण कौन से। पहला गुण आता है जैसे शक्तिशाली केंद्र सरकार को होना। शक्तिशाली केंद्र सरकार को होने का मतलब क्या है, जैसे देखो संघ सूची में मैंने विषय बताए थे, 100 विषय है वर्तमान के अंदर, तो सबसे ज़्यादा विषय किसके पास है, केंद्र के पास है। और ये ज़्यादा विषय के साथ साथ ये महत्वपूर्ण विषय भी इनके पास है। दूसरे आते हैं जैसे समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के विषयों में कानून का निर्माण जो होता है, जो कानून बनाते हैं वो, तो अगर उसमें जैसे केंद्र और सरकार दोनों ने कानून बनाया, लेकिन अगर किसी एक को चुना होता तो केंद्र को सुन लिया जाता है और केंद्र के कानून को मान्यता दे दी जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एकात्मकता का गुण दिखता है। फिर अगला आता है जैसे कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना लेती है, यानी कि राज्य सूची जो है जिसमें राज्य कानून बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ जैसे स्पेशल केस आ गए या स्पेशल कुछ विधि बनाने के लिए केंद्र सरकार बनाती है, तो उस समय जो है वो राज्य सरकार को भी दबा देती है। तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान के अंतर्गत एकात्मकता के गुण भी दिखते हैं। अगला आता है एकात्मकता का गुण, एकल नागरिकता। हमने पढ़ा था कि संघात्मक और एकात्मक के अंदर एकल नागरिकता जो है वो एकात्मकता का गुण है। तो भारत के संविधान में जो है या भारत के ने किस तरह की नागरिकता अपनाई है, एकल नागरिकता। तो एकात्मक संविधान का लक्षण हो गया। अगला था एकीकृत न्याय प्रणाली। एकीकृत न्याय प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे देखो एकीकृत न्याय प्रणाली किसका प्रतीक है, एकात्मकता का। जैसे नागरिक जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, यानी कि उसके नीचे जिला न्यायालय है। तो इस प्रकार जो न्यायालय प्रणाली ये एक पूरी अलग से डिफरेंट है। तो ये किसका गुण है, एकात्मकता का। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान का मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा आर्टिकल 352 के तहत, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो उस समय सारी केंद्र सरकार राज्य सरकारें जो है वो इस पर किसका शासन हो जाएगा, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति केंद्र के अंतर्गत आता है। राज्य आपातकाल के दौरान ही क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्य जो है उस किसी भी राज्य के अंदर अगर राज्य आपातकाल लग गया तो उसका शासन प्रशासन केंद्र के पास चल जाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान ही शासन प्रशासन केंद्र के पास चल जाता है। तो जब आपातकाल लगता है तब राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का अधिकार हो जाता है, फिर केंद्र अपने मनमाने के अनुसार विधि का निर्माण कर सकती है। अब आता है अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस हो गई, आईपीएस हो गई, आईएफएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब जो ये है इनकी नियुक्ति, इन पर नियंत्रण, इनकी मतलब संरक्षण वगैरह सब कुछ जो है वो केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन
ये जो कार्य करते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए करते हैं, लेकिन जो ये किसके अंडर आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो ये एक तरह से जो बड़ी बड़ी पोस्ट हो गई तो वो सारी केंद्र के अंतर्गत आ गई। अगला पॉइंट है कि जो राज्य है वो अनस्वर नहीं है। अनस्वर नहीं है मतलब क्या, कि राज्य नस्वर है, राज्यों को तोड़ा जा सकता है, राज्य की सीमा परिवर्तन की जा सकती है, क्षेत्रफल ज़्यादा कम किया जा सकता है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन जो केंद्र होता है, केंद्र को आप नहीं तोड़ सकते, यानी कि संसद जो है राज्यों के नाम सीमाएं बदल सकती है। भारत जो है नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। इसका मतलब क्या है कि भारत नस्वर राज्य यानी राज्यों का नाश किया जा सकता है, राज्यों को सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन वो सब किया जा सकता है, लेकिन अनस्वर संघ है। अनस्वर संघ का मतलब है कि संघ को नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। अगला आता है जैसे राज्यपाल। राज्यपाल किसका प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है। अब इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र का हस्तक्षेप हो गया। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली होना, एकीकृत लेखा जांच प्रणाली होना, तो ये सब किसका गुण दिखाती है, वो ये सब किसका दिखाती है, एकात्मक गुण दिखाती है। ठीक है। अब भारत का संविधान कुछ विशेष लक्षण रखने वाला संविधान है, जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रकार के लक्षण होता है और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से अपना स्वरूप बदलता रहता है। ठीक है। अब संविधानवाद बनाम संविधान, यानी संविधानवाद क्या है और संविधान क्या है, ये बताया है। तो क्या भारत के संविधान में संविधानवाद है, तो संविधानवाद है क्या, यानी कि ये एक विचारधारा। जैसे कोई देश है, किसी देश का एक संविधान है, उस संविधान है तो वो उस संविधान के अनुसार संवैधानिक सरकार बनेगी, और संवैधानिक सरकार क्या करेगी, संविधान के अनुसार शासन करेगी। ठीक है। अब जो ये संविधान है, इस संविधान में कुछ मूल्य होने चाहिए, जैसे कि लोकतंत्र होना, विधि का शासन होना, लैंगिक न्याय होना, सामाजिक न्याय होना, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र मानवीय मूल्य होने चाहिए, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होगी, चुनाव होना चाहिए, नौकरशाही तटस्थ होनी चाहिए। अगर किसी संविधान में ये पॉइंट मिलते हैं तो वो उस संविधान के अंतर्गत संविधानवाद है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, दो देश है, एक देश है एक्स, एक देश है वाई, दोनों के अंदर ही संविधान है, लेकिन देश एक्स के अंदर संविधान में मूल्य है लेकिन वाई के अंदर मूल्य नहीं है। दोनों के अंदर संविधान के अनुसार संवैधानिक सरकार बनेगी और दोनों ही संविधान के अनुसार शासन करेगी। लेकिन देश एक्स में कह दिया जैसे स्त्री को पढ़ने का अधिकार है, तो मतलब लैंगिक न्याय है, यानी कि संविधानवाद है। जबकि देश वाई कहता है कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो मतलब संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद क्या है, एक विचारधारा। यहाँ हमने संविधान के कुछ बेसिक्स टर्म्स को पढ़ा है जो हमें संविधान को पढ़ने में आसानी प्रदान करेगा। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।